सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि हमने ऑलमोस्ट जो है 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमारे हिस्ट्री के। अब जो है ये आपका दोस्त आज के लिए लेकर आ गया एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं बात करूं, अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो उसकी जो बोलते हैं ना एक जो सीढ़ी होती है वो आप चढ़ लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके आपके जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह से लर्निंग वर्क करना है, ये कंप्लीटली इस चैप्टर का मैं जो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में मैं आपको क्या चीजें गाइड कर दूंगा। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बोलूं तो क्या दिया गया, बोला गया चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोला है, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहां पे क्या बोला गया कि डैश, इट मे बी सेड दैट डैश वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी का फाउंडर किसको बोला गया, वोल्टर को बोला गया। किसको बोला गया, वोल्टर को बोला, ना रेंडेस्कार्ट्स को है, ना लियोपोल्ड वॉन रंके, ना कार्ल मार्क्स। क्लियर हो गया। अब डैश रोट द बुक एंटाइटल्ड एज आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी दास कैपिटल लिखी थी। माइकल फोकॉल्ट ने किसने लिखी थी, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज लिखी थी। लुसियन फेबियर बुक में नाम ही नहीं है, समझ में। और वोल्टर ने कोई किताब ही नहीं लिखी थी। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो गया, माइकल फोकॉल्ट एक करेक्ट आंसर हो गया। अब यहां पे आते हैं, क्या बोला, आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में जस्ट आपको बोला है यू नीड टू आइडेंटिफाई। यहां पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको जो गलत है उसको क्या सही करके क्या चीजें लिखनी है क्या, नहीं लिखा है आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि क्वेश्चन में जिस हिसाब से बोला गया उस हिसाब से हमें आंसर को करेक्ट तो करना नहीं है, लेकिन अगर आपकी टीचर बोलती तो भैया लिख देना। ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ क्या बोला, करेक्ट करने के लिए, तो आपको सिर्फ क्या बोला, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना। देखो देखेंगे, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, रीजन इन हिस्ट्री, राइट आंसर है। लियोपोल्ड वॉन रंके, द थियोरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, राइट आंसर है। हेरोडोटस 5th सेंचुरी के द हिस्ट्री, राइट है। कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड, ये दोस्तों क्या है आपका गलत है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी थी, आपकी दास कैपिटल जो बुक थी वो लिखी थी। समझ में आ गया। देखो जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल है, चलो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल ये नहीं है, देखो रीजन इन हिस्ट्री इन्होंने लिखा हुआ है। तो लियोपोल्ड वॉन रंके क्या लिखा है, द थियोरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, हमने देखा। ठीक है, ये देखो, तो वो सारी चीजें बिल्कुल क्या सही है। अब सिर्फ ये जो रॉन्ग है वो क्या है, कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड, तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर है। फिर आता है डायलेक्टिक्स, शॉर्ट नोट्स बोला गया। अभी शॉर्ट नोट्स हो सकता है एग्जाम में आपको 2 मार्क्स ले 4 मार्क्स ले, तो आपको लिखना कैसे, जैसे डायलेक्टिक्स है। तो डायलेक्टिक्स के अगर मैं आंसर की बात करूं तो क्या देखो, ये वाला जो येलो वाला पैरा है ना, ये आपका क्या आंसर है। ठीक है, मैं चलो मार्कर एनेबल कर लेता हूं। ठीक है, अब ये क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू हेगल ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपेंस इन 2 टर्म्स ऑफ डायरेक्ट ऑपोजिट। ठीक है, यहां पे क्या बोला है, हेगल भाई साहब के हिसाब से अगर इंसान को किसी भी चीज का मतलब समझाना है तो हमें उसके अपोजिट्स भी बतानी। जैसे अगर मैं बोलूं अच्छा है तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा बुरा क्या है, अगर मैं बोलूं ये सही है तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा गलत, अगर मैं बोलूं ये टेढ़ा है तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा सीधा क्या है। तो अभी क्या इंसान को समझेगा, ऐसा कौन बोल रहा है, हमारे जो हेगल भाई साहब है वो क्या बोल रहे हैं, सही बात है। और फिर क्या बोला है, ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट। मतलब क्या बोला इन्होंने ये बोला है कि ह्यूमन जो नेचर होता है वो तब तक चीजों को नहीं समझ पाएगा जब तक हम उसके डायरेक्ट ऑपोजिट के बारे में उसको नहीं समझाते। एक बच्चे को तभी समझ में आएगा कि अच्छी चीजें क्या होती है जब मैं बताऊंगा कि बुरी चीज क्या होती है। एक बच्चे को सही क्या है तभी समझेगा जब मैं उसको बताऊंगा गलत क्या है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जब भी मैं किसी चीज को समझा रहा हूं एक ह्यूमन को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों ही चीजें समझानी पड़ेंगी तभी वो क्या कर पाएगा। अब देखो फिर क्या लिखा है, द मेथड ऑफ एनालिसिस which is based on 2 direct opposite is known as dialectics। ठीक है, ये आपको लिखने का है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या बोला है, in this method the theory which is proposed at the beginning which is called thesis। अब एक जो थियोरी जो डायलेक्टिक्स, इस थियोरी के स्टार्टिंग में ही प्रपोज की जाती है, उसको हम लोग थीसिस बोलते हैं। तो जो एक और थियोरी क्या की जाती है, प्रपोज की जाती है, कॉन्ट्रारी का मतलब क्या होता है, उसके अपोजिट में हम लोग सोचते हैं ना। देखो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसको बोल रहा हूं बेटा ये क्या, ये सीधा है, तो अब ये क्या हो गया, थीसिस हो गया। क्या हो गया, थीसिस हो गया। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, उसको ये बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि देखो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा माइक है तो ये क्या, ये टेढ़ा है,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेढ़ा बोलेंगे। तो ये क्या होगा, ये थीसिस था, ये एंटीथीसिस हो गया। क्यों, ये पहली थियरी मैंने प्रपोज की थी, अब इसके ऑपोजिट में मैंने ये दूसरी थियरी प्रपोज की कि नहीं, तो ये क्या हो गया, एंटीथीसिस हो गया। क्या हो गया दोस्तों, एंटीथीसिस। क्लियर हो गया। अब जब आफ्टर थ्रू अ लॉजिकल डिस्कशन ऑफ द बोथ अ न्यू थीसिस इज प्रपोज्ड व्हिच इज इंक्लूड्स द जिस्ट ऑफ बोथ द थीसिस एंड द एंटीथीसिस। अब यहां पे क्या होता है, दोनों ही चीजों को वेरीफाई करने के बाद आपका जो जिस्ट होता है कि यार सीधा है, ये टेढ़ा है, ये सीधा, ये टेढ़ा, तो एक नई थियरी प्रपोज की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। तो आपको मेंशन करना रहेगा, सबसे पहली चीज हेगल क्या बोलते हैं, फिर डायलेक्टिक इज द मेथड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन टू डायरेक्ट अपोजिट इज नोन एज डायलेक्टिक। फिर द थियरी व्हिच इज प्रपोज्ड at the beginning of this theory is known as thesis. फिर the theory which is proposed to the contrary to the thesis is known as antithesis. फिर उसके बाद जो लास्ट में एक थियरी प्रपोज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये आपकी क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। अब यहां पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात को देखो, गिन चुन के कितने 4 पॉइंट्स है बस। एक आपको डायलेक्टिक्स क्या होता है वो बताना है, थीसिस क्या होता है वो बताना है, एंटीथेसिस क्या होता है और वो बताना, सिंथेसिस क्या होता है वो बताना, और 2 लाइन का इंट्रोडक्शन है वो आपको बताना। चीजें कुछ नहीं, बस देखने में बड़ा है, बाकी और कुछ आप लर्न करने बैठोगे आपको यू ही लर्न हो जाएगा, चीजें क्या हो जाएगी, फटाफट लर्न हो जाएगी। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या था, एनालिस्ट स्कूल। अब एनालिस्ट स्कूल में मैं गिन के बात करूं तो 3 ही पॉइंट है। देखो क्या बोला है, एट द वनसेट ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी के शुरुआत में एक नया स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी शुरू हुआ, कहां पे, फ्रांस में, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एनालिस्ट स्कूल। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। देखो इजी है, बस क्या लिखना है, एट द वनसेट ऑफ 20th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी अरोज इन फ्रांस which is known as एनालिस्ट स्कूल। हो गया, कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट है। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे क्या बोला, एनालिस्ट स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री राइटिंग। दूसरा पॉइंट क्या याद करना है कि एनालिस्ट स्कूल ने एक नया तरीका, एक नई दिशा दी, क्या, हिस्ट्री राइटिंग को, यानी हिस्टोग्राफी राइटिंग को। 2 पॉइंट हो गया। अब देखो क्या बोला है, इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स किंग्स। क्या बोला है, अब ये मानने लगे कि हिस्ट्री जो है सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में नहीं है, किंग्स के बारे में नहीं, ग्रेट लीडर्स के बारे में नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है, लड़ाई झगड़ों के बारे में नहीं, लेकिन साथ ही साथ किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह होता था, सोशल डिवीजन, मतलब एक सोसाइटी में कितने कितने क्लासेस है वो, तो उसके कलेक्टिव साइकोलॉजी क्या है, ये सभी चीजों के बारे में क्या आपकी हिस्ट्री यही चीज बोली है, हाँ या ना। देखो आगे कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। फिर हो गया द एनालिस्ट स्कूल वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन। कितना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट। खत्म। और कुछ तो आपको लर्न ही नहीं करना भाई, 4 पॉइंट ही लर्न करने। और ये फर्स्ट चैप्टर कर लो भैया, आपके यूनिट टेस्ट में आपको मजा आ जाएगा एकदम। कितने, पहले में 4 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें 4 पॉइंट खत्म हो गया। पहला क्या याद रखना है, एट द वनसेट ऑफ 20th century a new school of historiography arose in France which was known as एनालिस्ट स्कूल। ठीक है, द एनालिस्ट स्कूल gave a new direction to the history writing। ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर अब इन्होंने क्या बताया, हिस्ट्री वॉज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल लीडर्स, डिप्लोमेसी, किंग्स, वॉर्स एटसेट्रा, बट इट वॉज ऑल्सो अबाउट क्लाइमेट, ट्रेड, एग्रीकल्चर, कलेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ द पीपल्स। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सही बात है, हाँ या ना, हो गया। फिर उसके बाद अब एनालिस्ट स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय अ फ्रेंच हिस्टोरियन। खत्म हो गया। देखो चीजें कितनी है, बस आपको लर्न करना है। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट लिख लोगे, हो गया। बस देखो चीजें आपको दिखने में बड़ी बदलेगी, अगर आप डरोगे तो आपको चीज होने वाला नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। देखो कितने 4 पॉइंट से इजी हो गए। ठीक है, एक सबसे पहले एनालिस्ट स्कूल क्या होता है वो बताना है, फिर एनालिस्ट स्कूल ने क्या किया वो बताना है, अब एनालिस्ट स्कूल क्या बता रहा है वो बताना है, और लास्ट में किससे चालू किया वो बताना है। खत्म हो गया, समझा। अब देखो हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस इन डेप्थ इन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। अब ये वुमेन्स लाइफ वाला है तो क्या आएगा आपका, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी आएगा। और देखो आप एक आंसर लर्न करते हो तो आपकी 3-4 चीजें याद हो जाती है। तो फिर चले आपका फिगरिज्म हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका क्या हो गया, आप फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का अगर शॉर्ट नोट आता वो भी आपका लिख लोगे अच्छे तरीके से, तो वाली चीजें भी हो गई। देखो सबसे पहले क्या बोला है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मींस रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। क्या बोला गया है कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर करते हैं किसकी पर्सपेक्टिव से, वुमेन की पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब द राइटिंग ऑफ साइमन डी बेवर हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। क्या बोला है, जो राइटिंग्स है किसकी, साइमन डी बेवियर की, उसने क्या किया है, आपकी जो फंडामेंटल्स है फेमिनिज्म की उसको एस्टैब्लिश करने में क्या हेल्प किया है। क्लियर हो गया। अब वो क्या थी, एक फ्रेंच थी। 3 पॉइंट हो गया, सही बात है। अब फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी ने क्या बोला है, द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फसाइज नॉट ओनली द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री बट ऑल्सो ऑन रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री। यहां पे क्या बोला है कि जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी सिर्फ इस पे फोकस नहीं करता था
कि हमें क्या करना, वुमेन के हिसाब से हिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर करना या फिर इसको वापस से पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ हमें रीथिंक करना है जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव उससे भी क्या हमें हिस्ट्री को रीथिंक करना है। ये भी क्या फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या बोलता था, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या बोला, इट ड्रो हिस्टोरिकल रिसर्च फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, their role in trade union, institution, working for their cause, their family life, etc. क्या बोला गया है कि वो क्या होता था, हिस्टोरिकल रिसर्च का बहुत गहराइयों में करता था कि उसमें वुमेन्स की लाइफ पे, ट्रेड में उनका क्या रोल था, एम्प्लॉयमेंट में क्या था, इंस्टीट्यूशन कैसा था, इंस्टीट्यूशन में वर्क करते थे तो उसके इफेक्ट्स क्या होते थे, उनका फैमिली लाइफ कैसा था, ये सारी चीजों के बारे में। सही बात है। अब यहां पे लास्ट क्या है, इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 वुमेन्स वर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। ठीक है, यहां पे वैल्यू 5 पॉइंट है। सबसे पहले फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी होता कौन है, होता क्या है एक्चुअली। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि जो फंडामेंटल किसने एस्टैब्लिश किए, वो साइमन डी वेवर ने किया। अब साइमन डी वेवर कौन थी, एक फ्रेंच थी। फिर उसके बाद क्या बोला है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फसाइज नॉट ओनली द inclusion of women in history but also on rethinking the male dominated perspective of history। ये बोला, चौथा पॉइंट ये हो गया। फिर क्या, it drove historical research focusing on various aspects of women's life such as their employment, their role in trade union, institution, working for their cause। ये बोला गया है। ठीक है, यहां पे ये चीज हो गई। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Foucault called his method of archaeology the archaeology of knowledge। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो मुझे माइकल फोकॉल्ट वाली जो चीजें वो यहाँ पे लिखनी रहेंगी। तो सबसे पहले क्या है, द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th सेंचुरी माइकल फोकॉल्ट ब्रॉट अ न्यू फोर्थ कॉन्सेप्ट इन हिस्टोग्राफी। मतलब क्या हो गया, जो फ्रेंच हिस्टोरियन थे 20th सेंचुरी के, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया आपके आगे कहां पे, हिस्टोग्राफी के उनकी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में, जहां पे उन्होंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट किया कि द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट द राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारी बोलते ना एक हैबिट है, एक जो हमारा बोलते ना प्रैक्टिस है कि हम क्या करते हैं, हम जो इवेंट्स वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या हम लोग अरेंज करते हैं। सही बात है। तो वो क्या बोलते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempts to explain the various transition in the past। मतलब क्या बोला है उन्होंने ये बोला है कि आर्कियोलॉजी जो है एक ऐसा स्टडी है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आपको एक्चुअल में रियलिटी नहीं बताता, बट जो आपके एरा में जो ट्रांजिशंस होते हैं उसके बारे में आपको क्या स्टडी करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया। माइकल फोकॉल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन हिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट। अब उनको क्या लगा, फोकॉल्ट को ये लगा कि जो बदलाव हो रहे, जैसे चेंजेस हो रहे, ह्यूमन नेचर में चेंजेस हो रहे, बाकी सारी चीजों में चेंज हो रहे, तो हिस्टोरिकल ट्रूथ क्या था वो पता करने से अच्छा उनका मानना ये था कि हमें जो ट्रांजिशंस हुए उसके बारे में क्या डिटेल में क्या स्टडी करना चाहिए, और उनकी मेथड को वो क्या आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या बुलाते थे। तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आगे बात करूं तो नोटेबल स्कॉलर्स में किसी भी 4 आपके जो स्कॉलर्स है, जैसे रेंडर स्कार्ट्स हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, माइकल फोकॉल्ट हो गए, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लियोपोल्ड वार्नर या फिर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक शेगर याद रहेगा तो आप वो लिख दो। ठीक है, फिर क्या एक्सप्लेन द कार्ल मार्क्स क्लास थ्योरी। तो बट ऑब्वियसली बात है आपको ये चीजें लिखनी रहेंगी। सबसे पहला क्या, इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट अरोज कीपिंग अ व्यू दैट द न्यू थ्योरीज फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वाज अबाउट द लिविंग ऑफ द पीपल, ये कहा गया था। अब साथ ही साथ ह्यूमन रिलेशनशिप जो आपके शेप्ड हुए वो फंडामेंटल नीड्स ऑफ द पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मींस ऑफ द प्रोडक्शन टू मीट दोस नीड्स। मतलब क्या, अगर जो ह्यूमन नीड्स है, ह्यूमन रिलेशनशिप है, वो कैसे फॉर्म हुआ है, वो बेसिकली आपकी नीड्स की वजह से फॉर्म हुआ है, और वो नीड्स किस तरह से फुलफिल की जा सकती है अगर आपके पास जरिया है तो उसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ है। अब ये जो एक्सेसिबिलिटी थी अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटा को, वो क्या थी, वो इक्वल नहीं थी, इसकी वजह से क्या हुआ, एक इनइक्वालिटी हुई जो क्या हो गया आपका लीड कर रहा था आपका क्लास स्ट्रगल को। समझ में आ गया। फिर कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज अ क्लास दैट ओन्स द मींस ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स द रेस्ट ऑफ द क्लास। क्या बोला क्या है कि अगर जो क्लास जैसे अपर क्लास क्या करती है, अपर क्लास क्या होल्ड करती है मींस ऑफ प्रोडक्शन, तो वो क्या करेगी, वो जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करती है, उनको परेशान करती है। उन्होंने बुक दास कैपिटल ये क्या लिखी थी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फिर उसके बाद व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, बट ऑब्वियसली बात है व्हाट यू नीड टू राइट इज, हाँ ये रहा द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिस्टोग्राफी। क्या बोला, इट द मेथड, जो मेथड है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे हम लोग साइंस में जब भी कुछ स्टडी करते हैं तो हम एक अजम्पशन कहते हैं, वैसे यहाँ पे एक अजम्पशन होता है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब क्या होगा, वो ह्यूमन से रिलेटेड होंगे, कभी भी उसके डीड्स या फिर मैन डीड्स या फिर डिवाइन से रिलेटेड नहीं होंगे। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या आंसर जो रहेंगे इन क्वेश्चन को हमेशा किससे सपोर्ट किए जाएंगे, रिलायबल एविडेंस से। फिर हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी, ये आपके क्या 4 पॉइंट्स है जो आपको क्या यहाँ पे लिखने हैं।
क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, फिर उसके बाद आपको एक कर दिया गया है, हाँ व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, ऑलरेडी मैंने ये समझाया, तो आपको सेम चीज लिखना है। फिर बोला लियोपोल्ड वन रंके पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लियोपोल्ड वन रंके का, तो देखो सबसे पहली चीज क्या लिखनी है आपको, हिस्टोग्राफी ऑफ द 19th सेंचुरी वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ लियोपोल्ड वन रंके, जो कि बर्लिन यूनिवर्सिटी से। समझा क्या लिखना है, हिस्टोग्राफी जो थी 19th सेंचुरी की वो किससे इन्फ्लुएंस थी, आपके थॉट्स ऑफ लियोपोल्ड वन के बर्लिन में। उन्होंने हमेशा किसके बारे में, क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब उन्होंने बोला जब भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं हमें क्रिटिकली सबको एनालाइज करना है। He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original documents। अब उन्होंने क्या किया, जो utmost importance दी किसको, जो information gather हुई थी original documents से उसको, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि he also stated that all the types of documents associated with the historical event need to be examined with the greatest care। अब इन्होंने ये बोला कि हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम क्या करते हैं, हम पढ़ते उसे हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट केयर से एग्जामिन करना है, ये चीज उन्होंने बोली। फिर ही बिलीव दैट विद दिस मेथड इट वाज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रुथ। अब इस मेथड से हमारे पॉसिबल हो पाता कि हम हिस्टोरिकल ट्रुथ तक क्या पहुंच पाए। उन्होंने जो इमेजिनेटिव जो नरेशन था उसको क्या क्रिटिसाइज किया, और उन्होंने दो बुक लिखी, एक का नाम था करियर एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आपका इसका आंसर हो गया। फिर ये देखो, तो यहाँ पे अगर बात करूं तो टोटल एक्सरसाइज सब मैंने कंप्लीट करवा दिया, बस आपको इसमें से एक चीज और करनी, दो चीज और मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको कि आप करके रख लो। ये जो इमेज है वैसे आता नहीं, लेकिन आप ये करके रख लो, आपको इमेज दिया रहेगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू डिस्क्राइब द इमेज, तो आप ये चीज पूरा करके रख लेना। और प्लस इसमें से कोई भी चार नाम, जैसे आर्कियोलॉजी याद कर लो, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालिसिस, जो भी आपको इजी पड़ता है, इनमें से कोई भी चार नाम क्या याद करके रख लो, 4 से 5 नाम क्या याद करके रख लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है दोस्तों, यहाँ पे हमने पूरा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करा दिया है। अगर चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस आपके लेकर आ सके आपके अपने रिलेटेड यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।